ये आरएसएस नामक की फैक्ट्री से ही निकलते हैं ना। तो हमें बीजेपी से मुकाबला नहीं करना है, हमें कांग्रेस से भी मुकाबला नहीं करना है, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला नहीं करना है। हमें उस फैक्ट्री पे ताला लगाना है जिस फैक्ट्री से ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। ये कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ने बोला था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और उन्हीं के साथ कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर, वो कांग्रेस उनके साथ, उनके संरक्षण में एक सरकार बना रही है, और वो बीजेपी, ये एआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है। तो किस तरीके से ये मुमकिन है? नमस्कार, हम राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और आज सिवान शहर में एगो बैठक के आयोजन कइल गेल बा, जौना बैठक के कवर करे खातिर पहुंचल बनी। ई मीम के बैठक हटे और यहाँ पर जिला प्रवक्ता, जिला संयोजक और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जे पार्टी से मत रखेला, जे पार्टी के सपोर्ट करेला, यहाँ पर उपस्थित बा। हम जाने के कोशिश करें कि आखिर जौन बैठक के आयोजन भइल बा, ई काहे खातिर भइल बा। सबसे पहले शादाब भाई के पास चले। शादाब भाई मीम के यहाँ पर जिला प्रवक्ता बनी सिवान में। शादाब भाई, बैठक आज के कौना मुद्दा पर बा, आज के विषय का? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा मुझे शायद भोजपुरी आपका, जो मैं जानता हूं जहां तक, कि आप लोग ज़्यादातर संवाद जो करते हैं वो भोजपुरी में ही करते हैं। मुझसे थोड़ा सा कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग रखा है कि हमारे पार्टी का विस्तार कैसे हो, और चूँकि सारे लोग जो हैं यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं, एक वॉलंटियर के तौर पे हैं, किसी को ना 1 रुपया यहाँ पर सैलरी के तौर पे मिलता है, फिर भी सारे लोग दिलो जान से पूरे मेहनत के साथ अपना हर कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सीवान में मुसलमान जो हैं वो टोटल 2 फ़िरके में बटे हुए हैं, और हमारे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी सिर्फ ये 2 फ़िरका है। ये फ़िरका 2 में नहीं, ये 72 जाएगा, 73 जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही फ़िरका होगा जो बिल्कुल सही होगा। और सही मायने में हम लोगों को ये चूज करना है कि किस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है। इसी मौजों पे हम लोग बात करेंगे, किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें, अच्छाई और बुराई के बारे में हम लोग फैसला कर सके, अच्छे से जान सके, समझ सके कि किसके साथ रहना है, कौन हमारा नेता है। हम लोग एआईएम को पूरी तरीके से दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि कोई अगर विकास पुरुष है, वो चाहे जिस भी पार्टी से हो, हम लोग पुरजोर तरीके से उनका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह हम लोग यही कोशिश करेंगे कि फिर से सिवान में उसी तरीके से हर चीज़ हो, 50 रुपये डॉक्टर का फीस हो, और फिर से हर लोग खुशहाल रहें। जहाँ तक एआईएम की बात की आपने कि एआईएम, आप मुसलमानों की बात करते हैं। अगर सिवान को देखा जाए, सिवान की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, तो सिवान साहब समर्थक माना जाता है कि भाई शहाबुद्दीन के जितने भी मुसलमान भाई हैं वो सारे शहाबुद्दीन के समर्थक हैं। तो जब शहाबुद्दीन साहब की जो फैमिली है वो राजद पार्टी में है और आप कहते हैं इसमें जोड़ने की, तो ये कैसे संभव है? आप पहले ही कह रहे हैं कि 2 फ़िरके में बटे हुए हैं, तो फिर एक करना कैसे संभव है? मेरा ये कोशिश है कि ऑल इंडिया मजलिस के जो लोग हैं, ये हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, और साथ साथ में साहब के नहीं रहने के बाद से मेरा व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान है, और सामाजिक तौर पे भी देखा जाए तो सब लोगों का नुकसान है। लेकिन हम लोग इस मौजू पे बात करेंगे कि किस तरीके से साहबवादी जो लोग हैं उनको हम लोग समर्थन दे सकें, और उनसे ये बता सकें कि हम लोग भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं। और ये हम लोग बताएँ कि आपके माध्यम से, या फिर हम आपके माध्यम से, अगर जो भी सत्ता में आए, लेकिन कोई दूसरा लोग नहीं आ जाए, जो करप्ट लोग हैं वो लोग सत्ता पे काबिज ना हो जाए। बस यही मसले पे बात करना है। ऐसा ना हो कि कोई गलत लोग सत्ते पे काबिज हो जाए और वो ऑलरेडी करप्ट हैं, जब उनके हाथ में पावर आ जाए तो फिर क्या हाल होगा। इसी मसले पे बात करना है बस। जिला संयोजक हैं हमारे साथ एआईएम के, आपसे जानना चाहेंगे, अभी चूँकि पार्टी जो है आपकी बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, 5-5 सीटें जीती, लेकिन अगर सिवान की बात करें तो एक कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाए आप। तो इसमें किस तरह से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, और क्या पार्टी का आगे एजेंडा है स्पेशली सिवान के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सिवान में हमारी टीम का गठन चल रहा है। हर पंचायत, हर वार्ड, हर जिला, जैसे हर गांव हम लोग जा रहे हैं, और सदस्य मेंबर हम लोग बना रहे हैं, और एकजुट हम लोग कर रहे हैं। और करने के बाद आने वाले समय में 2025 में हम लोग पूरे सिवान में 8 विधानसभा में 8 के 8 विधानसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। शादाब भाई, एक सवाल और है। जब भी बात चलती है एआईएम की, तो दबी ज़ुबान में ही कहें
लेकिन ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो मोदी जी के एजेंट हैं। जहां मामला गड़बड़ होने लगता है वहां पे उनको एक्टिव कर दिया जाता है, उनको रिमोट कंट्रोल से एक्टिव करके और कुछ बेतुका बयान या कुछ भड़काऊ बयान दिलवा करके और मामले को मोड़ दिया जाता है। कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इस चीज़ को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको समझना है तो ये चीज़ समझिए कि महाराष्ट्र में जब अभी सरकार बना हुआ है तो कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से बना है। बिल्कुल। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ने बोला था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और उन्हीं के साथ कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर, वो कांग्रेस उनके साथ उनके संरक्षण में एक सरकार बना रही है और वो बीजेपी, ये AIM को बीजेपी की बी टीम कहती है। तो किस तरीके से ये मुमकिन है? आप उन लोगों के साथ रहकर और उन लोगों के साथ मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच से ही अगर कोई हमारा मसीहा तैयार होता है जो हमारे लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है, बाबरी मस्जिद जब शहीद की जाती है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, और जब सांसद शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है तो सबसे पहले वो ट्वीट करने वाला, और यहाँ पर सो कॉल्ड पार्टियाँ जो हैं वो एक ट्वीट तक नहीं करती हैं और उनसे उनके बेटे से मिलने तक नहीं आती, और वो लोग यहाँ पर हो जाते हैं सेकुलर। और हम अगर अपने हक हकूक़ की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ से गलत हो गए? क्या अपना हक मांगना भी आजकल के ज़माने में कॉमनल बातें हो गई हैं क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल अपना हक मांगने का अधिकार इस संविधान में सबको है। और हो सकता है कि मैं जिससे हक मांग रहा हूं वो हक देने वाला अगर मुसलमान है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर आपके अंदर इंसानियत और आप मुझे हक हकूक़ की हर चीज़ें दे रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका जयकार करूँगा। यहाँ पर बैठक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ फरहान हैं जो कि भीम आर्मी के सदस्य हैं और CA NRC में काफ़ी एक्टिव रहे थे और मुसलमानों के हक की बात करने के लिए जाने जाते हैं। आप बताइए कि जो इतने भी युवा यहाँ पर एकत्रित हैं, कैसे युवाओं को लेकर के किस तरह से आप विस्तार करेंगे? साथ ही क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है कि पार्टी का पॉलिटिक्स बड़ा करना है, या उसके अलावा और भी कोई आपका सोच है, आप सबकी सोच है? देखिए, जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ हकूक़ अपना आपका हक दिलवा सकती है, वो है पॉलिटिक्स जी, सियासत। तो अब रही बात के पॉलिटिक्स की, तो उस समाज और उस कौम की पॉलिटिक्स कभी भी मजबूत नहीं हो सकती जिस समाज और जिस कौम की नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत ना हो। यानी जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति किसी भी शर्त पे मजबूत हो ही नहीं सकती। तो यही इसी सब बात पर विचार विमर्श हम लोग करने आए हैं कि अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करें तो उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। आज अगर बीजेपी इस कंट्री में इतनी स्ट्रॉन्ग है तो अपने दम पे तो है नहीं, आरएसएस के दम पे है, और आरएसएस अगर स्ट्रॉन्ग है तो अपने दम पे तो है नहीं, एबीवीपी के दम पे है, बजरंग दल के दम पे है। तो बस यही रोड मैप, यही ब्लूप्रिंट हम लोग के साथ भी होनी चाहिए, है ना। अब MIM काम करती है तो उसको बीजेपी का एजेंट बोल दिया जाता है, डिफेंड करने के लिए कोई आता नहीं है। लेकिन क्या मजाल है कि कांग्रेस को दलाल बोल दिया जाए बीजेपी का। बीजेपी की दलाल सबसे बड़ी अगर है तो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस ना होती बीजेपी की दलाल तो शिवसेना के जो अभी शादाब भाई बात किए, शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कसम खाया था कि जिस दिन हमारी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हो जाएगा उस दिन हम पार्टी ख़त्म कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? कांग्रेस के साथ वही शिवसेना गठबंधन करके सरकार चला रही है। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर भाजपा में जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो दलाल तो कांग्रेस है भाजपा की, और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन दोनों की अगर देखा जाए तो दोनों का म्यूचुअल जो रिलेशन है वो आरएसएस है। ये आरएसएस नामक की फैक्ट्री से ही निकलते हैं ना। तो हमें बीजेपी से मुकाबला नहीं करना है, हमें कांग्रेस से भी मुकाबला नहीं करना है, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला नहीं करना है। हमें उस फैक्ट्री पे ताला लगाना है जिस फैक्ट्री से ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। कैसे संभव है, मतलब मैं यही थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कैसे संभव है? आरएसएस जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके कई सारे विंग हैं, अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उसके कार्यकर्ता इतने ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम आपकी बात करें, अगर मुसलमानों की बात करें,
तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियाँ, कुछ कांग्रेस पहले से बपौती मानती आ रही है कि आप हमारे हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ राजद है जो बपौती मानती आ रही है, और ऑफ कोर्स राजद में बहुत सारे लोग हैं, परसेंटेज लोग जो हैं वो राजद के समर्थक हैं। भले आज एक वाकया हुआ साहब की देहांत के बाद उनके परिवार से कोई नहीं आया तो एक खलबली मची हुई है, लेकिन सच्चाई जो फैक्ट है वो तो यही है कि समर्थक हैं। तो फिर ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री पे ताला मारना है, कैसे संभव है? देखिए, आरएसएस के फाउंडर जो डॉक्टर हेडगेवार थे, जब उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग की थी दीक्षा भूमि नागपुर में, तो उन्होंने कोई ग्रैंड स्पीच नहीं दी थी, और ना ही उनका कोई ब्लूप्रिंट था, और ना ही उनका कोई रोड मैप था, लेकिन एक विज़न था दिमाग में, जो आज विज़न दिख रहा है। और विज़न को अप्लाई करने के लिए उनके जो वॉलंटियर हैं, उनके वॉलंटियर के अंदर डेडिकेशन था। और दुनिया के किसी भी तंजीम के वॉलंटियर में अगर डेडिकेशन है, आत्मसमर्पण की भावना है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता उस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये क्वालिटी आरएसएस में है, इस बात को तो माननी पड़ेगी। अगर हमारे दुश्मन में क्वालिटी है तो उसकी तारीफ़ तो हमें करनी पड़ेगी ना, उससे सबक सीखना पड़ेगा। तो मुसलमानों को सीखना पड़ेगा। इससे पहले मुसलमानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था खाकसार, और जब आरएसएस पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम उस तंजीम में, मुसलमानों की तंजीम में 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर थे। लेकिन उनके जो फाउंडर थे, उन फाउंडर का नाम शेखुल हिंद था, उन्होंने एक सभा की दिल्ली में, उन्होंने एक कंडीशन रखा कि 10 लाख से अगर कम भीड़ इकट्ठा हुई तो हम पैकअप कर लेंगे। और ये जज्बात कहिए या बेवकूफ़ी कहिए, थोड़ा सा उसका ग्राफ कम हो गया उस ग्राउंड में, 8 साढ़े 8 लाख लोग पहुँचे थे, तो उन्होंने पैकअप कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए डेडिकेशन आरएसएस का, वो लोग 4 आदमी भी होते हैं तो शाखा लगा लेते हैं, 2 आदमी भी होते हैं तो शाखा लगा लेते हैं, यानी एक झंडा को लपेटने वाला, दूसरा बांस को गाड़ने वाला, तो वो शाखा लगा लेते हैं। ये डेडिकेशन है। वो डेडिकेशन हम अपने आप में तैयार करेंगे, पैदा करेंगे, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। चलिए, तो ये बातचीत, ये बतकही रवा सुननी है, बैठक के मुद्दा बटे और ये पर इम्प्लीमेंट हुई। बहरहाल एक खबर देखनी मैच बॉक्स के माध्यम से। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो कर ली, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और कमेंट ज़रूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।